इस ज़ॉम्बी सर्वनाश की कहानी की शुरुआत साल 1938 में स्पेन से शुरू होती है, जहां के सिविल वार को 2 साल हो चुके हैं, जहां अब नाजियों ने नेशनलिस्ट्स का समर्थन करना शुरू कर दिया है और रिपब्लिकन्स हार की कगार पर हैं। इस दौरान एक गांव में लोग शादी का जश्न मना रहे थे। तभी एक नाजी मेजर की अगुवाई में गाड़ियों का काफिला वहां पहुंचता है। परिवार वाले मेजर को एक स्ट्रॉन्ग शराब का गिलास देते हैं, जो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसे पीकर मेजर का गला जल जाता है और वह खांसने लगता है, जिससे गांव वाले इसे देखकर हंस पड़ते हैं। अपमानित होकर मेजर अपने सैनिकों को आदेश देता है कि पार्टी में मौजूद सभी लोगों को मार दिया जाए। इसके बाद सैनिक गैस मास्क पहनकर नीले रंग का पाउडर फेंकते हैं, जो पूरे गांव में फैल जाता है। इसी बीच हम कैप्टन जॉन को देखते हैं, जिसे एक कोर्ट के जज को सिर से टक्कर मारने के आरोप में मौत की सजा दी जा रही होती है, लेकिन ऐन वक्त पर उसके चाचा जनरल लोजानो, जो एक उच्च पदाधिकारी हैं, उसे बचा लेते हैं। अपने ऑफिस में लोजानो जॉन को समझाते हैं कि अगर वो आर्मी का भरोसा फिर से जीतना चाहता है तो उसे अलारकोस नाम की जगह एक चिट्ठी पहुंचानी होगी, जो दुश्मन के इलाके में है। ये काम बेहद खतरनाक था, इसलिए इसे जॉन को उसकी मौत की सजा के बदले दिया गया था। जॉन के पास इस मिशन को स्वीकार करने के अलावा कोई और चारा नहीं होता, क्योंकि जॉन गाड़ी नहीं चला सकता था। इसलिए एक लड़के डिक्रूज को उसका ड्राइवर बनाया जाता है। डिक्रूज को भी सजा दी जा रही है, क्योंकि वह एक लड़ाई के दौरान भाग गया था, जिससे लोग उसे कायर मानते थे। मिशन के लिए निकलने से पहले जॉन अपने एक दोस्त से मिलता है, जिसने हाल ही में अपना हाथ खो दिया है। वह उसे सिगरेट ऑफर करता है। इसके बाद उसके दोस्त को एक अजीब से नाजी ट्रेन में डाला जाता है, जिस पर अज्ञात निशान बने थे, और इस ट्रेन का नेतृत्व वही नाजी मेजर कर रहा होता है। कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद जॉन और डिक्रूज को रास्ते में जर्मन सैनिकों ने रोक लिया। उनका लीडर उन्हें आगे जाने नहीं दे रहा था, इसलिए जॉन बंदूक दिखाकर लीडर को धमकाता है, जिससे वो उन्हें जाने देता है। आगे बढ़ते हुए जॉन देखता है कि जर्मन उस इलाके में कांटों वाले बाड़ लगा रहे हैं। थोड़ी देर बाद वे ऊपर से विमान उड़ने की आवाज सुनते हैं। जॉन आईने का इस्तेमाल करके उनकी लड़ाई को देखता है। तभी उनमें से एक विमान पास में गिर जाता है और पायलट पैराशूट से कूद जाता है। जॉन डिक्रूज से गाड़ी रोकने को कहता है ताकि वे पायलट की मदद कर सकें, क्योंकि वो पायलट उनके ही सेना का था। दोनों जंगल के रास्ते निकलते हैं और विमान के टूटे हिस्से देखते हैं, जिन पर वही निशान होता है जो नाजी ट्रेन पर था। आखिरकार वे देखते हैं कि वो पायलट एक पेड़ पर लटका हुआ है, लेकिन वो गिरने से मर चुका था और उसकी दोनों टांगे गायब थी। तभी अचानक उनके चारों ओर दुश्मन सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। इन सैनिकों का नेतृत्व सार्जेंट कर रहा होता है, जो तुरंत जॉन और डिक्रूज की बंदूकें छीन लेता है। जॉन झूठ बोलता है कि उसके पास गुप्त जानकारी है, जिससे सार्जेंट उसके करीब आता है तो जॉन उसे सिर से टक्कर मारता है, लेकिन प्रीस्ट किलर उसे लात मारकर रोक देती है और चाकू से जॉन को धमकाती है। तभी सार्जेंट उसे मारने से रोकता है, क्योंकि जॉन उसके लिए एक महत्वपूर्ण कैदी था। जब वे जॉन के कपड़े जांचते हैं तो उन्हें उसके मिशन की चिट्ठी मिलती है, लेकिन लिफाफे में सिर्फ एक मामूली कागज था, जिस पर लिखा था, जंग हिम्मत से जीती जाती है। ये देखकर सार्जेंट गुस्से में फ्यूज से कहता है कि वह डिक्रूज को गोली मार दे। जैसे ही फ्यूज अपनी बंदूक निकालता है तो डर के मारे डिक्रूज की पैंट गीली और पीली हो जाती है। आखिर में सार्जेंट दोनों को बंदी बना लेता है और सभी वहां से निकलने लगते हैं। तभी एक फोटोग्राफर पीछे रुककर लटके हुए पायलट की फोटो खींचने लगता है, लेकिन तभी पायलट ज़ॉम्बी बनकर जाग जाता है और फोटोग्राफर को काटकर मार देता है। ब्रॉड्स्की अपने साथी को बचाने की कोशिश में ज़ॉम्बी को दूर फेंकता है, जिससे उसके हाथ में नीला पाउडर लग जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी फिर भी चलता रहता है और ब्रॉड्स्की उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन गोलियों से ज़ॉम्बी को कुछ नहीं हो रहा था। आखिर में सार्जेंट उसके सिर में गोली मारता है, जिससे ज़ॉम्बी मर जाता है। सभी हैरान थे और सोच रहे थे कि शायद पायलट पर कोई भूत प्रेत की आत्मा आ गई है। तभी उसी समय उनका मरा हुआ साथी भी जिंदा हो जाता है और हमला करने की कोशिश करता है। ब्रॉड्स्की उसकी गर्दन मोड़कर जमीन पर फेंकता है, लेकिन वह फिर भी जिंदा रहता है। इस पर राजनीतिक कमिश्नर उसके सिर में गोली मारकर उसे पूरी तरह मार देता है। इसके बाद उन्होंने जॉन और डिक्रूज के हाथ बांध दिए और उन्हें अपने कैंप ले गए, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें शौक लग गया, क्योंकि कैंप पर पहले ही हमला हो चुका था। तभी ब्रॉड्स्की को वहां पर वही सेम नीला पाउडर मिलता है। तभी प्रीस्ट किलर को उसकी एक साथी सैनिक की लाश मिलती है, लेकिन उसके जख्म धीरे धीरे म्यूटेट होने लगते हैं और वो अचानक ज़ॉम्बी बनकर जिंदा हो जाती है। जॉन देखता है कि सारे मरे हुए लोग जिंदा हो रहे हैं, इसलिए उनका ग्रुप थोड़ा पीछे हटने लगता है। तभी एक सैनिक अपने म्यूटेटेड पिता को देखकर उसके पास जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसे तुरंत अपना निवाला बना लेता है। अब सभी ज़ॉम्बीज उनके पास आने लगते हैं, इसलिए ग्रुप उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। वे ज़ॉम्बीज सिर्फ पट से हेडशॉट मारने से ही मर रहे थे, लेकिन ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत ज्यादा थी। समूह भागकर किनारे पहुंचता है और वे किसी तरह एक बोट लेकर भाग जाते हैं। ज़ॉम्बी उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं जा पाते।
इसके बाद सार्जेंट आखिरकार जॉन और डिक्रूज की रस्सियां खोलने की इजाजत दे देता है, लेकिन पहले वो जॉन को एक पंच मारता है ताकि सिर पर टक्कर का हिसाब बराबर हो जाए। ज़ॉम्बी सर्वनाश को देखते हुए दोनों टीम्स अस्थायी तौर पर साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं, भले ही वो एक दूसरे के दुश्मन हों। आखिरकार वे दूसरे किनारे पर पहुंचते हैं और बोट को पेड़ों की शाखाओं से छिपा देते हैं और जंगल पार करने लगते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें और ज़ॉम्बी मिलते हैं। ये ज़ॉम्बी शायद आम लोग थे जो बिना टाइम वेस्ट किए उन पर हमला कर देते हैं। प्रीस्ट किलर जॉन को एक हथियार देती है ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। इस बीच ब्रॉड्स्की डिक्रूज को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उस पर कूद पड़ते हैं। ब्रॉड्स्की कुछ ज़ॉम्बियों को गिरा देता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसके पैर को काट देता है और बाकी ज़ॉम्बी उसे गिराकर घेर लेते हैं। प्रीस्ट किलर उसे बचाना चाहती थी, लेकिन जॉन उसे पीछे खींच लेता है क्योंकि अब उसे बचाने का कोई फायदा नहीं था। पूरा समूह अपने जिगरी दोस्त को ज़ॉम्बीज का शिकार बनते हुए देखता है। इसके बाद वे आगे बढ़ जाते हैं और शाम होते होते वे अपने सेफ हाउस पहुंचते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, 3 लोग उन पर हथियार तान देते हैं। लेफ्टिनेंट जुरेल, प्राइवेट रफीर और सिस्टर फ्लो। सार्जेंट का ग्रुप भी अपने हथियार निकाल लेता है और दोनों पक्षों में बहस शुरू हो जाती है, लेकिन जब सबको पता चलता है कि वो सभी ज़ॉम्बीज से बचने के लिए भाग रहे हैं, तो वे भी साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरा ग्रुप सेफ हाउस में रात बिताता है और सिस्टर फ्लोर सबके घावों का इलाज करती है। डिनर के दौरान डिक्रूज को एहसास होता है कि फ्यूज वही फेमस बाइक रेसर है जिसने उसके बचपन में उसे ऑटोग्राफ दिया था, लेकिन फ्यूज इस बात को नकार देता है। इस बीच जुरेल प्रीस्ट किलर पर लाइन मारने की कोशिश करता है, तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो उसे अपनी छोटी बहन को परेशान करने वाले पादरी को मारने वाली घटना के बारे में बताती है। दूसरी ओर कमिश्नर एक प्राइवेट जगह पर जाकर अपना छिपाया हुआ फोन निकालता है और किसी को गुप्त कॉल करता है। दूसरी तरफ जॉन अपने सिगरेट को जलाने के लिए उस चिट्ठी पर आग जलाता है, जिसकी गर्मी से चिट्ठी पर लिखा एक सीक्रेट मैसेज दिखने लगता है जिसमें उस पूरे इलाके का एक नक्शा था, लेकिन जॉन इसे फिलहाल अपने पास ही रखता है। इसके बाद वो भी प्रीस्ट किलर पर लाइन मारकर अपनी किस्मत आजमाता है, लेकिन वह उसे भी रिजेक्ट कर देती है और नोटिस करती है कि उसके हाथ न तो मेहनत से घिसे हुए हैं और न ही उनमें लड़ाई के निशान हैं, जिस पर जॉन कबूल करता है कि वो असल में सिर्फ एक वकील है। रात के दौरान वे एक भेड़िए की दर्द भरी आवाज सुनते हैं और जब खिड़की से देखते हैं तो एक ज़ॉम्बी घर की ओर बढ़ रहा था। रफीर तुरंत गोली मारकर उसे खत्म कर देता है, लेकिन थोड़ी ही देर में ज़ॉम्बियों की एक पूरी भीड़ वहां पधार जाती है। सभी लोग जल्दी से अपना सामान समेटकर निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी खिड़कियों से हाथ अंदर डालने लगते हैं और एक ज़ॉम्बी प्रीस्ट किलर को पकड़ लेता है, लेकिन वह अपने ब्लेड से खुद को छुड़ा लेती है। ज़ॉम्बी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, तो ग्रुप भारी बॉक्स से दरवाजा ब्लॉक करता है और पीछे के दरवाजे से भाग निकलता है। जैसे ही ज़ॉम्बी अंदर घुसते हैं, फ्यूज डायनामाइट जलाकर उनके ऊपर फेंक देता है, जिससे घर और सभी ज़ॉम्बी दोनों उड़ जाते हैं। कुछ घंटों तक जंगल में चलते रहने के बाद वे एक इलेक्ट्रिक फेंस देखते हैं जिसमें कई ज़ॉम्बी फंसे हुए थे। इन्हीं में से एक इलेक्ट्रोक्यूटेड ज़ॉम्बी ब्रॉड्स्की भी था। उसकी हालत देखकर जॉन उसे दया की गोली मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद जॉन दूसरों को नक्शा दिखाता है जो जर्मन भाषा में था। ये पता चलता है कि नाजियों को ज़ॉम्बीज की भीड़ के बारे में पहले से पता था और उन्होंने उनके रुख और समय का अनुमान लगाकर ये फैंस लगाए थे। ये देखकर उन्हें लगता है कि शायद इन ज़ॉम्बीज को बनाने वाले एक्सपेरिमेंट के पीछे नाजियों का हाथ हो सकता है। फैंस के अंदर फंसे होने के कारण वे फैसला करते हैं कि वे लोग नक्शे पर बने एक्स के निशान वाली जगह पहुंचकर पता लगाएंगे कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। कुछ ही समय बाद वे फिल्म की स्टार्टिंग वाले गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। बस एक तहस नहस हो चुकी पार्टी थी जो नीले पाउडर से ढकी हुई थी। इसके बाद जब डिक्रूज ट्रक को ठीक करने में लगा था, तभी प्रीस्ट किलर चर्च में रोशनी देखती है। जब वे अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक डरावना सा लैब मिलता है। खून से सने औजारों के बीच एक कंटेनर रखा था जिस पर वही निशान बना हुआ था जो ट्रेन में था। तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और एक औरत छिपकर बाहर आती है। यह अना है जो उस शादी में दुल्हन थी। वह बताती है कि जब नाजियों ने फायरिंग शुरू की तो उसका पति उस पर गिर गया, जिससे उसकी जान बच गई। इसके बाद नाजियों ने नीला पाउडर फेंका और अना ने मौके का फायदा उठाकर खुद को छिपा लिया। फिर वो बताती है कि जल्द ही उसने मरे हुए लोगों को फिर से चलते हुए देखा और नाजियों को दूर से हंसते हुए। कभी कभी वे कुछ ज़ॉम्बीज को पकड़ते और उन्हें चर्च में ले जाते, जहां उन्होंने उन पर प्रयोग करने के लिए एक लैब बनाई थी। तभी अचानक एक विस्फोट हुआ और नीला पाउडर चारों तरफ फैल गया। इसके बाद नाजी लोग भी ज़ॉम्बी बन गए। कुछ बचे लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे बच नहीं सके। जब पूरा ग्रुप ये कहानी सुन रहा था, तभी कमिश्नर सभी प्रयोगों से जुड़े कागजात ढूंढकर चुपचाप चुरा लेता है। तभी उन्हें गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वे निकलने की कोशिश करते हैं तो कमिश्नर बंदूक निकालकर दरवाजे को ब्लॉक कर देता है। कमिश्नर बताता है कि उसने नीले पाउडर का फॉर्मूला चुरा लिया है और उसे युद्ध को जीतने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन
लेकिन वह किसी भी दुश्मन टीम के सदस्य को साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस पर उसकी अपनी टीम भी उसका साथ देने से इनकार कर देती है। तभी डिक्रूज बिल्डिंग में दाखिल होता है तो कमिश्नर उसे बंधक बना लेता है और ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे चर्च से बाहर निकलता है। फिर वो डिक्रूज को टीम के पास वापस फेंक देता है। तभी एक ज़ॉम्बीज़ की भीड़ उस पर झपट पड़ती है और उसे खा जाती है। फ्लोर तुरंत दरवाजा बंद कर देती है और बताती है कि वह इस चर्च को जानती है। वो सभी को पीछे के एक दरवाजे से छुपे हुए सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल तक ले जाती है। जब ग्रुप टनल में भाग रहा होता है तभी अन्ना अचानक ज़ॉम्बी बन जाती है और जुरेल पर हमला कर देती है। बाकी लोग उसे जुरेल से अलग करते हैं, लेकिन इस संघर्ष में अन्ना रफीर के पैर पर काट लेती है। रफीर उसे दूर धकेलता है और जुरेल उसे दबाकर रखता है। तभी प्रीस्ट किलर उसके सिर में गोली मार देती है। रफीर के पैर पर लाल निशान दिखाई देता है, इसलिए बाकी लोग उसे जूता और मोजा उतारने के लिए कहते हैं ताकि ये देखा जा सके कि काटने का निशान खाल तक पहुंचा है या नहीं। तभी उन्हें ज़ॉम्बीज़ की भीड़ पास आती सुनाई देती है और वे भागते हुए एक गेट तक पहुंचते हैं। वो गेट पर गोली मारकर उसे खोलते हैं और बाहर निकलते हैं। जैसे ही सभी बाहर निकलते हैं, फ्लोर गेट को अंदर से बंद कर देती है। वह बताती है कि उसे भी काट लिया गया है। सार्जेंट अलविदा कहते हुए उसे कुछ एक्स्ट्रा गोलियां देता है और फ्लोर ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए बहादुरी से शहीद हो जाती है। इस बीच डिक्रूज वापस ट्रक लेने जाता है और जॉन सुझाव देता है कि उन्हें नाजी चौकी पर जाना होगा, जहां उसने ट्रेन देखी थी जिसके कंटेनरों पर वही निशान था जो चर्च में था। जॉन का मानना है कि वहां उनके पास इस संक्रमण का एंटीडोट हो सकता है। जब बाकी लोग दुश्मन के इलाके में जाने से मना करते हैं तो जॉन उन्हें एक इमोशनल स्पीच देता है और कहता है कि यह संक्रमण आम नागरिकों को भी खत्म कर देगा। इसी दौरान डिक्रूज ट्रक लेकर आता है, लेकिन वह ये बात छुपाता है कि उसे भी काट लिया गया है। तभी ग्रुप ये डिसाइड करता है कि वे जॉन का प्लान मानेंगे और वे सुबह होते होते चौकी पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर बाकी लोग छुप जाते हैं और जॉन एंट्रेंस के पास पहुंचता है। तभी एक गार्ड लगभग उस पर गोली चला देता है। थोड़ी देर बाद लोजानो और मेजर बाहर आते हैं और बताते हैं कि कमिश्नर की फोन कॉल की वजह से उन्हें पहले से सब कुछ पता है। लोजानो जॉन को अंदर आने की इजाजत देता है क्योंकि वह उसका भतीजा था, लेकिन बाकी ग्रुप को आने नहीं देता है। वह ये भी बताता है कि ऊपरी अधिकारी जल्द ही इस इलाके पर बमबारी करने वाले हैं, लेकिन जॉन अपनी टीम को पीछे छोड़ने से मना कर देता है और अपनी टीम के पास लौट जाता है। लोजानो अपने भतीजे को बचाने के लिए बमबारी रोकना चाहता था, लेकिन हरामी मेजर उसे गोली मार देता है। दूसरी तरफ जॉन और बाकी लोग बिना कोशिश किए ऐसे ही फोकट में मरना नहीं चाहते थे। तभी डिक्रूज बताता है कि ट्रक में छिपे एक ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था, इसलिए वह अपनी अंतिम सांसों का प्रयोग देश की रक्षा में करना चाहता है। वो एक बम लेकर गेट को उड़ाने के लिए जाने लगता है। तभी जाने से पहले फ्यूज बताता है कि उसे वह दिन याद है जब उसने डिक्रूज के लिए ऑटोग्राफ दिया था। अब डिक्रूज ग्रेनेड लेकर गेट की ओर बढ़ता है, लेकिन गार्ड्स उसे गोली मार देते हैं, लेकिन वह तुरंत ज़ॉम्बी में बदल जाता है और गार्ड्स को तब तक गोली चलाने देता है जब तक वह गेट तक नहीं पहुंच जाता। रफीर उसे कवर फायर देने के लिए अपनी शार्प शूटिंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन अंत में गार्ड डिक्रूज के सिर में गोली मार देते हैं। जैसे ही वह गिरता है, ग्रेनेड भी गिरता है और धमाके से गेट उड़ जाता है। इसके बाद ग्रुप अंदर जाता है और एक टनल पार करता है, जहां वे कुछ गार्ड्स को गोली मारकर आगे बढ़ते हैं। जल्द ही वे ट्रेन तक पहुंचते हैं, जहां हर कोई बमबारी से पहले चौकी छोड़ने की तैयारी कर रहा था। जॉन एंटीडोट ढूंढना चाहता था, लेकिन फ्यूज और जुरेल दुनिया को बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। वे भीड़ में शामिल होकर भागने की कोशिश करते हैं। उसी समय ज़ॉम्बीज़ भी टनल से बाहर आते हैं और नाजी सैनिक उनसे लड़ाई में व्यस्त हो जाते हैं। बाकी ग्रुप आगे बढ़ने की कोशिश करता है। कमरा खून खराबे में बदल चुका था, इसलिए रफीर ट्रेन पर रहकर बाकी ग्रुप को कवर देता है। जॉन, सार्जेंट और प्रीस्ट किलर आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें रास्ते में ज़ॉम्बीज़ मिल रहे थे, जिन्हें वे गोली मारते हुए आगे बढ़ते हैं। जुरेल भी आसपास के ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है, लेकिन जल्द ही उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिससे वो अपने हाथों से लड़ने की सोचता है। तभी रफीर अपनी बची हुई गोलियों से उसे बचा लेता है, लेकिन तभी अचानक एक ज़ॉम्बी रफीर को नीचे खींच लेता है। डरा हुआ जुरेल भागकर एक ट्रक के अंदर छिप जाता है और उसी समय फ्यूज भी अंदर आ जाता है। अंदर छिपते हुए वे अपनी अपनी पत्नियों को याद करते हुए मौत का इंतजार करते हैं, लेकिन तभी वे ट्रक के शीशे में देखते हैं कि ट्रक का पिछला हिस्सा बारूद से भरा हुआ है। फ्यूज के पास थोड़ा डायनामाइट बचा होता है, तो जुरेल इसे अपने सिगरेट से जलाता है। दोनों एक बड़े धमाके के साथ ट्रक को उड़ा देते हैं और ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ को अपने साथ कुर्बान कर देते हैं। बाकी बचे तीनों लोग आखिरकार ट्रेन के उस डिब्बे को ढूंढ लेते हैं जिस पर वह निशान बना था। सार्जेंट ट्रेन का इंजन ढूंढकर उसे चलाने का फैसला करता है, जबकि जॉन और प्रीस्ट किलर एंटीडोट की तलाश करने लग जाते हैं।
तभी ट्रेन के अंदर उन्हें मेजर मिलता है, जिसने अभी अभी खुद को एक इंजेक्शन लगाया था। जॉन कहता है कि उसने एंटीडोट बर्बाद कर दिया है, लेकिन मेजर बताता है कि ऐसा कोई एंटीडोट है ही नहीं। वह कहता है कि उसने खुद उस पाउडर को बनाया है जिसे उसने भी खुद को इंजेक्ट कर लिया था। तभी उसका शरीर भी बदलने लगता है, लेकिन प्रीस्ट किलर तुरंत उसके सिर में गोली मार देती है। उसी समय ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। जॉन पीछे हटता है, तभी पर्दे के पीछे जंजीरों में बंधा एक ज़ॉम्बी उसके हाथ पर काट लेता है। प्रीस्ट किलर समय बर्बाद किए बिना उस ज़ॉम्बी को गोली मार देती है और फिर जॉन को ज़ॉम्बी में बदलने से रोकने के लिए उसका हाथ काट देती है। जैसे ही हाथ नीचे गिरता है वो म्यूटेट होने लगता है। तभी हरामी ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, जिसे देखकर जॉन और प्रीस्ट किलर एक छोटे से कंपार्टमेंट में छिप जाते हैं। दूसरी ओर इंजन में सार्जेंट भी ट्रेन चलाने में कामयाब हो जाता है और ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो जल्द ही ज़ॉम्बीज से घिर जाता है। कुछ ज़ॉम्बीज को मारने के बाद वह अपनी आखिरी गोली का इस्तेमाल खुद को मारने के लिए करता है, ताकि वह भी ज़ॉम्बी में न बदल जाए। जैसे ही ट्रेन टनल से बाहर निकलती है, कई विमान आते हैं और पूरे इलाके पर बम गिरा देते हैं, जिससे सभी ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। इस धमाके के दौरान जॉन और प्रीस्ट किलर एक दूसरे को किस करते हैं। कुछ समय बाद रफीर होश में आता है और ये देखकर चौंक जाता है कि ट्रेन सुरक्षित रूप से इलाके से बाहर निकल गई है। जॉन और प्रीस्ट किलर भी मजबूत कंपार्टमेंट की सुरक्षा के कारण ठीक हैं और बमबारी से सभी ज़ॉम्बीज का सफाया भी हो चुका था। आखिरकार वे ट्रेन से उतरते हैं और जॉन प्रीस्ट किलर को अपने साथ आने का प्रस्ताव देता है, लेकिन वह इनकार कर देती है और फ्रांस जाने का फैसला करती है। जाते जाते वह जॉन को अपना नाम बताने से भी मना कर देती है, जिससे जॉन का कट गया था। अंत में ट्रेन पर एक मरे हुए सैनिक का हाथ अचानक से हिलते हुए दिखाई देता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना।